Good morning, students. Am I audible? I hope I'm audible to everybody. Please give me a confirmation that you guys can hear me. Shami? I hope you guys can listen to me. Somebody please give me confirmation. आप में से किसी को सुनाई नहीं दे रहा है? किसी को मेरी आवाज नहीं आ रही है आप में से? मैम आ रही है। ओके, थैंक यू मोहित। हम लोग काफ़ी टाइम से कनेक्टेड नहीं थे और इट हैज़ बिन मोर देन 10 days दैट वी हैव कंडक्टेड द क्लासेस। हम लोग लास्ट जब मिले थे 20th को मिले थे, उसके बाद हम आज मिल रहे हैं। हमारे पास अभी कंप्लीट 2 यूनिट्स बची हुई हैं, ठीक है, और 2 हमारे यूनिट टेस्ट्स बचे हुए हैं जो MCQs हैं हमारे वो, और 2 हमारे असाइनमेंट्स बचे हुए हैं, ठीक है। इस तरह से हमको मूव करना है कि हमें नेक्स्ट 10 days के अंदर, 10 या मैक्सिमम 12 days के अंदर हमें सब कुछ कंप्लीट करना है। तो मैं थोड़ा सा फास्ट चलूँगी अभी सिलेबस को कवर करने के लिए। आई विल क्विकली ट्राई टू फिनिश ऑल द टॉपिक्स और टाइम को कम से कम वेस्टेज करते हुए। इस फ्राइडे को आपका नेक्स्ट MCQ होगा, तो जितना हमने लास्ट MCQ में सिलेबस कवर किया था उससे नेक्स्ट अब तक जितना कवर हो चुका है वो सारा आप रेडी करते रहिए। फ्राइडे को एक MCQ होगा और एक MCQ होगा हमारा नेक्स्ट, या तो मैं उसको 14th को लेना चाहूँगी, डिपेंड करेगा कि हमारा कितना सिलेबस कवर हो रहा है, और या फिर मैं उसको 17th को लेना चाहूँगी क्योंकि दिवाली भी है फिर बीच में 15th की, तो या तो 13th 14th को रहेगा या आफ्टर दिवाली 17th को रहेगा। मार्क्स सभी MCQs के और असाइनमेंट्स के जुड़ते रहेंगे। मैं आपको असाइनमेंट आज में एक दे दूंगी विच विल बी अ स्मॉल असाइनमेंट बिकॉज वी हैव टू कंप्लीट 5 असाइनमेंट्स, तो मुझे आपको असाइनमेंट्स नंबर ऑफ असाइनमेंट्स 5 करके देने ही हैं, MCQs भी 4 करके हमको यूनिवर्सिटी को देने ही हैं। तो मैं असाइनमेंट्स अब आपके लिए ईज करने के लिए थोड़े से क्वेश्चंस कम रखूंगी, जैसे मैंने पहले बहुत डिटेल में रखे थे उतना नहीं करूंगी। क्वेश्चंस मैं आपको 2-3 ही दिया करूंगी असाइनमेंट्स में, ताकि आप उसको कंप्लीट करके मुझे सबमिट कर दें। 3 असाइनमेंट्स हमारे हो चुके हैं, 2 असाइनमेंट्स हमारे अभी और बचे हैं। आज मैं आपको असाइनमेंट बता दूंगी और MCQs की डेट्स भी मैं आपको मैसेज में दे दूंगी व्हाट्सएप पर, ठीक है। जो सिलेबस की बात है, नोट्स मेरे पास सब रेडी हैं आपके टोटल सिलेबस के। मैं आपको सारे चाहोगे तो एक साथ भी ग्रुप में दे दूंगी मैं आपको, अदरवाइज जैसे जैसे कंप्लीट होते जाते हैं मैं वैसे वैसे भी आपको दे सकती हूँ। रिकॉर्डिंग्स मेरे चैनल पे पड़ी हुई हैं, आप प्लीज़ उनको चाहो तो सब्सक्राइब करके देख सकते हो, पुरानी वाली भी, जो आगे वाली भी ये हैं वो सब भी मैं वहाँ पर डालती रहूँगी, ठीक है। अभी हमारा जो लास्ट हमने कवर किया था, अगर मैं सिलेबस देखूं तो मैंने आप लोगों के साथ जो लास्ट टॉपिक कवर कर रहे थे हम लोग, वो था मॉड्यूल 4 हमारा चल रहा था और हम कॉस्ट्स पढ़ रहे थे। हमने सारी कॉस्ट पढ़ ली थी, जो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट थी, अकाउंटिंग कॉस्ट, सैंड कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ब्रेक इवन एनालिसिस, ये सब हम कर चुके थे। एक केस स्टडी है जो मेक और बाय डिसीजन की केस स्टडी है, आप वो कहीं से भी ले सकते हो। मेक और बाय डिसीजन का मतलब है कि इन दोनों में से आप क्या डिसीजन लोगे, कि एक कोई भी केस स्टडी होता है, कोई भी एक एग्जाम्पल, कोई भी एक हम लोग रियल केस ले लेते हैं, किसी कंपनी के पास या किसी इकोनॉमी के पास एक केस आया कि ऐसा ऐसा सिचुएशन, कोई भी एक रियल सिचुएशन को हम केस स्टडी कहते हैं जो कि कभी हुआ होगा। या केस स्टडी ऐसा भी हो सकता है कि एग्जाम में कोई एक सिचुएशन आ गई कि ये ऐसा ऐसा सिचुएशन है, ये कंपनी है या ये एक कंट्री है, उसमें ये सिचुएशन आई है। ऐसी सिचुएशन में अब आपसे पूछा जाएगा कि आप क्या डिसीजन लोगे, इसको बाय करने का डिसीजन, इसको डिसीजन, एक सेकेंड होल्ड करिएगा प्लीज।
हेलो हेलो श्योर, थैंक यू। सो इट्स दैट वे दैट वो फिर उस केस स्टडी के बेसिस पर आप अपना डिसीजन दे सकते हो कि मेक और बाय, वेदर यू वुड लाइक टू बाय विद दैट और यू वुड वांट टू मेक अ डिसीजन। इन दोनों में से कोई एक डिसीजन आप लेकर उसको इलेबोरेट करके अपना आंसर उसके सपोर्ट में दोगे कि आप क्या बेसिकली डिसीजन लेना चाह रहे हो। ठीक है, ये मेक और बाय डिसीजन का जो एक केस स्टडी है, बहुत सारी केस स्टडीज एक्चुअली गूगल पे भी पड़ी हुई हैं और आपकी बुक्स में भी मिल जाएंगी, और एक आपसे मैं वैसे भी शेयर कर दूंगी, तो आप उसको डिटेल में देख लीजिएगा। अगर आपको नहीं समझ आता तो यू कैन कम बैक टू मी ऑन दैट। अब लास्ट टॉपिक मॉड्यूल 4 का एक हमारा बचा है, रेलेवेंस ऑफ डेप्रिसिएशन टुवर्ड्स इंडस्ट्री, और उसके बाद मॉड्यूल 5 और मॉड्यूल 6 बचे हैं। ठीक है, तो मॉड्यूल 4 का ये लास्ट टॉपिक जो रेलेवेंस ऑफ डेप्रिसिएशन है, ये मैं फटाफट अभी क्विकली इसको कवर कर रही हूँ ताकि हमारा मॉड्यूल 4 जो है वो कंप्लीट हो जाए। कुछ क्वेश्चन रहेगा तो मुझे बताना। मुझे अगर लगे, आपको लगेगा कि मैं बहुत ज़्यादा फास्ट जा रही हूँ, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, तो भी मुझे बताइएगा। ठीक है, नाउ यू कैन सी माई स्क्रीन, डेप्रिसिएशन वाला Yes, डेप्रिसिएशन। ma'am. ओके ग्रेट। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की अगर मैं बात करूँ या किसी भी कंपनी की अगर मैं बात करूँ, या रियल टाइम एग्जांपल अगर हम अपना घर का भी कोई एक एग्जांपल लेते हैं, तो हम कोई भी चीज़ जो एक एसेट होता है, हम उसको जब खरीद कर लेके आते हैं, कोई भी एक फिक्स एसेट जब हम उसको खरीदते हैं तो उसकी लाइफ को जब हमने खरीद लिया तभी से ही उसका स्टार्ट हो जाता है काम यूजेज का, और नॉर्मल वियर एंड टियर से उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ कम होती रहती है। जैसे कि हमने अपने घर में एक एसी खरीदा या कोई इलेक्ट्रॉनिक, कोई एसी, फ्रिज, टीवी, व्हाटएवर भी हमने खरीदा, हम उसको यूज करते हैं नॉर्मल यूजेज से, जो उसकी वैल्यू में कमी होती है वो डेप्रिसिएशन होता है, वो लॉस ऑफ दैट एसेट्स, यू कैन से वैल्यू, दैट बेसिकली इज डेप्रिसिएशन। तो हम अपना, अगर आज हम कोई एसी सपोज 50,000 रुपये का कोई एक हमने एसेट खरीदा है इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, हमने 50,000 का सपोज फर्नीचर खरीदा है और हमने उसको अपने बैलेंस शीट में डाल दिया कि 50,000 का हमारे पास फर्नीचर है, तो नेक्स्ट ईयर उसकी वैल्यू फॉर श्योर 50,000 नहीं रहेगी, एक साल पुरानी हो गई है वो फर्नीचर या बिल्डिंग या कुछ भी, तो वो डिप्रिशिएट होती है। एसेट की जो जो कॉस्ट होती है ना, एसेट की जो वैल्यू होती है ईयर ऑन ईयर वो डेप्रिशिएट होती है, यानी कि कम होती रहती है, क्योंकि नॉर्मल वियर एंड टियर थोड़ा बहुत यूजेस से तोड़ फोड़ भी होती है, पुराना भी होता है प्रोडक्ट, उसकी लाइफ कम होती है, तो उसकी वैल्यू उस हिसाब से कम होती रहती है। ठीक है, सो डेप्रिसिएशन इज एन अकाउंटिंग प्रोसेस बाय विच अ कंपनी एलोकेट्स एन एसेट्स कॉस्ट। किसी भी कंपनी कोई भी एक एसेट की कॉस्ट को एलोकेट करना, उस प्रोसेस को डेप्रिसिएशन कहते हैं। अब उसकी लाइफ 10 साल है किसी एसेट की, किसी की 5 साल है, किसी की कुछ भी लाइफ है, तो उस लाइफ के हिसाब से उसका नॉर्मल वेयर एंड टियर के हिसाब से कंपनी उसका डेप्रिसिएशन कॉस्ट रखती है कि अगले साल इसकी 50,000 रुपये की कॉस्ट शायद 40,000 रह जाए, नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर शायद 30,000 रह जाए, तो डेप्रिसिएशन कॉस्ट हर साल 10,000 कम हो रही है। तो डेप्रिसिएशन कॉस्ट क्या हुआ उस पर्टिकुलर एसेट का 10,000, यानी कि उस पर्टिकुलर रेट से, जिस पर्टिकुलर रेट से किसी भी एसेट की वैल्यू कम होती है किसी भी रिस्पेक्टिव ईयर में, हम उसको उसकी डेप्रिसिएशन में डालते हैं। हम ज़्यादातर यही दिखाते हैं कि टोटल सपोज फर्नीचर की कॉस्ट हमें दिखानी है एज ऑन डेट, तो हम दिखाएंगे 50,000 माइनस 10,000 इज इक्वल टू आउटर कॉलम में हम दिखाते हैं 40,000। ये हमारा बैलेंस शीट में लिखने का तरीका भी होता है अदरवाइज। ठीक है, डेप्रिसिएशन, तो ये डेप्रिसिएशन हम इस टॉपिक में क्या पढ़ रहे हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है डेप्रिसिएशन की। हम डेप्रिसिएशन अगर नहीं लेंगे तो क्या हमारा कोई लॉस है? यस, हमारा लॉस है। आप कॉन्सेप्चुअली समझना, यू गाइस आर स्मार्ट एनफ कि आप उस चीज को अगर समझ चुके हैं कि क्या है, तो आप एग्जाम में उसको लिख सकते हैं एलैबोरेट करके, बड़ा करके, और नोट्स के तौर पे मैं आपको ये मटेरियल दे ही दूंगी। तो रेलेवेंस क्या हुआ, रेलेवेंस और इम्पोर्टेंस ऑफ डेप्रिसिएशन इन इंडस्ट्री, ये हमारा टॉपिक है बेसिकली इसका। तो इम्पोर्टेंस डेप्रिसिएशन की है क्योंकि हम एक्चुअल एसेट का जो कॉस्ट है डेप्रिसिएशन को लेस करने के बाद हम वो डाल रहे हैं। सपोज करिए 50,000 रुपये का हमने हमारा था कोई भी वैल्यू, हमने इस ईयर में तो बैलेंस शीट में 50,000 उसका कॉस्ट दिखा दिया, नेक्स्ट ईयर में भी हम 50,000 दिखाए जा रहे हैं, 4 साल बाद भी 50,000 दिखाए जा रहे हैं, और 5वें साल भी हम 50,000 दिखा रहे हैं, और हालांकि उस पर्टिकुलर एसेट की लाइफ ही 50,000 थी, 5 साल के सॉरी 5 ईयर्स थी, 5 ईयर्स के बाद तो वैसे वैल्यू जीरो होने वाला है, तो हमारी बैलेंस शीट में अकॉर्डिंगली वो 50 से जीरो हो जाना चाहिए था। हमने क्या स्मार्टली एक्शंस लिए हैं हर साल
कि हम उसका डिप्रिसिएशन मतलब वैल्यू को डिप्रिशिएट करते जा रहे हैं, एक्चुअली में जब एसेट का वैल्यू डिप्रिशिएट हो रहा है तो उसी फेज से और उसी पेस से और उसी स्पीड से हम और उसी एक्चुअल फिगर से अगर हम एसेट्स की वैल्यू को डेप्रिशिएट करके बैलेंस शीट में दिखाएंगे तो हमें एक्चुअल फिगर अपने एसेट्स का दिखेगा, ना कि बहुत ज़्यादा। अगर हम नहीं डेप्रिशिएट करेंगे तो एसेट्स का वैल्यू जो हमारी बैलेंस शीट में दिखाएगा हमें वो प्रॉफिट ज़्यादा दिखाएगा। प्रॉफिट किस तरह से ज़्यादा होगा कि हम अपने एसेट्स का वैल्यू बहुत ज़्यादा दिखा रहे हैं कि हमारे पास फिक्सचर्स का इतना है, फर्नीचर्स का इतना है, बिल्डिंग्स का इतना है, मशीनरीज का इतना एसेट है, और एक्चुअल कॉस्ट उनकी वो है नहीं। तो एसेट हमने ज्यादा दिखा दिए, इससे क्या होगा, कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा जो कि एक्चुअल में है ही नहीं, वो रॉन्ग सिचुएशन हो जाएगी। रॉन्गली तरीके से प्रॉफिट को दिखाना और एक्चुअल में वो प्रॉफिट ना लेना भी गलत है, क्योंकि टैक्सेस भी हमें उस हिसाब से देने पड़ते हैं अपनी। सपोज करो ये वही बात हो गई कि मेरी इनकम नहीं है लेकिन मैं इनकम दिखा रही हूँ 10 लाख और मेरी इनकम है नहीं 10 लाख, तो मुझे 10 लाख अगर मैंने दिखा दिया, टैक्सेस तो 10 lakhs भी देने पड़ेंगे मुझे। तो सेम इज द केस विद द कंपनीज ऑल्सो। तो यस, द इम्पोर्टेंस इज देयर, द रेलेवेंस इज देयर ऑफ डेप्रिसिएशन इन एनी इंडस्ट्री और इन एनी इकोनॉमी। ये सारे इनके पॉइंट्स हैं, मैंने जैसे कि इसको पॉइंट वाइज भी लिख दिया है। जैसे कि यूजफुल लाइफ, द अमाउंट ऑफ टाइम कंपनी एक्सपेक्ट्स एन एसेट्स टू बी प्रोडक्टिव। यूजफुल लाइफ उसकी होती है, मतलब कि किसी भी एसेट की क्या लाइफ है, कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि हम इसको कितनी देर में यूज करेंगे, कितने टाइम तक यूज करेंगे। कितने टाइम तक का मतलब हुआ कि हमने अगर 5 साल की उसकी लाइफ, हमें सपोज हम लेते हैं कोई चीज़ तो वारंटी बताता है ना, वारंटी गारंटी की इतना चलेगा, तो हम ऑफिस में कंपनीज में भी यही सब लेकर चलते हैं कि इतना इसका एसेट का कॉस्ट है और इतना टाइम तक ये चलेगा। तो डेप्रिसिएशन हम अकॉर्डिंगली यूजफुल लाइफ को यूज करने के लिए एसेट का एक ये भी रेलेवेंस है डेप्रिसिएशन का। नेक्स्ट है हमारा सलवाज वैल्यू। सलवाज वैल्यू क्या होता है, जैसे हम सपोज करिए कि हमने कोई मशीनरी खरीदी थी, ठीक है, और उसकी कॉस्ट 5 साल की थी, 5 साल तक वो चलेगी, उसके बाद वो ख़राब हो जाएगी या हमें एटलीस्ट हमारे लिए वो यूज़फुल नहीं रहेगी जो जिसके लिए हमने उसको ख़रीदा था, ठीक है। तो 5 ईयर्स के बाद क्या वो बिल्कुल उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी? हम अपनी बुक्स में तो ज़ीरो कर देते हैं, वैसे जनरली कंपनीज भी ज़ीरो कर देती हैं। सपोज उसको 20% से हर साल वो कम कर रही हैं वैल्यू, या 20-20 हज़ार रुपये कम करती जा रही हैं, 10-10 हज़ार रुपये कम करती जा रही हैं, तो जो उसकी लाइफ है एंड ऑफ द लाइफ में उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। बट सलवाज वैल्यू क्या होती है कि कंपनी क्या करती है, जो एंड में जो लास्ट में बच जाता है एसेट, जैसे मशीनरी है, कोई मशीनरी की वैल्यू तो हमने ज़ीरो दिखा दी कि ठीक है, हाँ ये मशीनरी बिल्कुल काम नहीं कर रही है, और हमने जिस चीज़ के लिए मशीनरी लिया था वो काम तो बिल्कुल नहीं कर रही है, लेकिन फिर भी उसमें कुछ ना कुछ नॉर्मल एक कबाड़ा टाइप जिसे हमको बोलते हैं, सलवाज वैल्यू हम उसे बोलते हैं, कि हम अगर कोई चीज़ को भी कबाड़े में लास्ट में बेचते हैं तो उसका कुछ ना कुछ वैल्यू मिल जाता है। लोहे के का कुछ वैल्यू मिल जाएगा, या उसके अंदर कुछ और ऐसा एलिमेंट होगा जो किसी के भी यूज़ में आएगा, तो वो उसको एज अ सेकेंड हैंड चीज़ खरीद के हमसे और आगे वो अपने लिए यूज़ कर सकता है। तो हमारे लिए उसके उस एसेट के अगेंस्ट, जो एसेट का वैल्यू ज़ीरो हो चुका था, उसके अगेंस्ट अगर हमें कुछ भी अमाउंट मिलता है, हम उसको बेच देते हैं, तो वो सलवाज वैल्यू होती है। बहुत सारी कंपनी सलवाज वैल्यू दिखा देती हैं बुक्स में कि हमें इतना प्रॉफिट हमने बेच दिया। बहुत सारी छोटी मोटी जो कंपनीज होती हैं, जो लाला टाइप होती हैं या वन मैन कंपनी होती हैं, वो नहीं भी दिखाते उस वैल्यू को, कबाड़े में बेच देते हैं और उस वैल्यू को कैश में पैसा लेके अपने पॉकेट में रख लेते हैं पर्सनल यूज़ के लिए, बुक्स में नहीं दिखाते। हालांकि वो बुक्स में दिखाना चाहिए क्योंकि कंपनी का एसेट था, कंपनी के पैसों से खरीदा गया, और कंपनी में ही वो पैसा भी आना चाहिए जो सलवाज वैल्यू के थ्रू मिला, जो उसको बेसिकली हमने एक तरह से कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ कर देते हैं जब हम उस पर्टिकुलर एसेट को जो हमारे लिए यूजफुल नहीं है, उसको हम सलवाज वैल्यू बोलते हैं। समझ आ गया? डेप्रिसिएशन मेथड्स आर, और 2 मेथड्स होते हैं डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के। एक है स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है कि हमने एक वैल्यू जो है हर साल का रख लिया फिक्स्ड, कि हम इतना वैल्यू कम करेंगे, इतना वैल्यू कम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 50,000 का, जैसे मैंने आपको बताया कि हमने कोई मशीनरी 50,000 की खरीदी थी और उसकी लाइफ 5 साल है, तो हमने डिसाइड कर लिया स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से कि हम हर साल 10,000 रुपया उसकी वैल्यू कम करेंगे।
तो 5 इयर्स के बाद उसकी वैल्यू 50,000 से 0 हो जाएगी। इस साल 50,000 रखी, नेक्स्ट ईयर हमने 10,000 कम करके 40,000 वैल्यू दिखाई, लेस डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट ईयर हमने लेस डेप्रिसिएशन 20,000 करके टोटल 50 में से उसका वैल्यू 30 दिखाया, फिर और नेक्स्ट ईयर वो 20 हो गया, नेक्स्ट ईयर 10 रह गया और उससे नेक्स्ट ईयर वो 0 हो गया। तो वो डेप्रिसिएशन को कैलकुलेशन के मेथड्स हैं कि किस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते। स्ट्रेट लाइन मेथड एक पर्टिकुलर मतलब हमने अमाउंट फिक्स कर लिया स्ट्रेट मेथड से कि हमने कैलकुलेट करके इसको डेप्रिशिएट करना है एवरी ईयर। This particular topic is like small topic which is you can get like a short note kind of, बहुत full fledged बड़ा long question इसमें आना मुश्किल है एग्जाम में। तो this is all what I could make for you guys for this particular topic. So आपको समझ आएगा कि डेप्रिसिएशन क्या होता है और इसका रेलेवेंस इंपॉर्टेंस क्या है इन ऑर्डर टू गिव द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द assets in the books of any company, and this is what the importance is, and it also helps us in order to show the right amount of profit in the company. And we can also choose methods like the straight line method in order to कैलकुलेट दी डेप्रिसिएशन वैल्यू, क्योंकि इसका कोई हार्ड एंड फास्ट ऐसा कोई फॉर्मूला या रूल नहीं है कि हमें इस फॉर्मूले से एग्जैक्ट वैल्यू पता चल जाएगी। ऑब्वियसली किसी भी मशीनरी की या कोई बिल्डिंग है, सपोज कोई बिल्डिंग कितनी पुरानी है उससे हम अंदाज़ा ही लगा सकते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर सकते। तो डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने का कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है। स्ट्रेट लाइन मेथड से एक वैल्यू हम हर साल कम कर देते हैं, फिक्स्ड वैल्यू, या फिर कुछ कंपनीज अदरवाइज दूसरे मेथड्स इम्प्लीमेंट करके कुछ एक परसेंटेज डिफाइन करती हैं और उस परसेंटेज को लेस करती हैं अमाउंट को फ्रॉम दी बेसिकली दी एक्चुअल अमाउंट ऑफ द असेट। ये क्लियर है? इसमें और कुछ क्वेश्चंस हैं? मेरे हिसाब से ये टॉपिक डन है। इफ यू विल गो थ्रू विद दिस 2 pages डॉक्यूमेंट वंस मोर, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट। I am going to share with you another screen now. Okay, so can you see my new screen which includes market? Module 5 में अगर आप देखेंगे तो मीनिंग ऑफ मार्केट, टाइप्स ऑफ मार्केट हमारा टॉपिक है, और इसमें सप्लाई भी है, जैसे हमने पहले पढ़ा था मीनिंग ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड। इस यूनिट में मीनिंग ऑफ सप्लाई एंड लॉ ऑफ सप्लाई भी है कि लॉ ऑफ डिमांड था कुछ जो हमने पढ़ लिया, लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है और सप्लाई क्या होता है, और बेसिकली डिमांड और सप्लाई इन दोनों का रोल क्या होता है प्राइस डिटर्मिनेशन में। ये हमारा पूरा 5वां मॉड्यूल है, 5th मॉड्यूल या 5th यूनिट जो कवर कर रही है। तो मार्केट क्या होता है? इकोनॉमिक्स में हम कौन कौन से मार्केट पढ़ते हैं और मार्केट का मीनिंग क्या होता है? मार्केट बेसिकली इज अ प्लेस वेयर 2 parties कैन गैदर टू फैसिलिटेट एंड एक्सचेंज द गुड्स एंड सर्विसेज। अगर हम बोलते हैं अपनी नॉर्मल लाइफ में भी, रियल लाइफ में भी बोलते हैं कि हम मार्केट जा रहे हैं, तो मार्केट बेसिकली कौन सी जगह है जहाँ पर कि हम कुछ खरीदने जा रहे हैं। वी एज द कस्टमर्स गो टू बाय समथिंग कैन बी गुड, एनी प्रोडक्ट, एनी सर्विस, ठीक है। और वहां पर कौन लोग हमें मिलेंगे? जो उन सर्विसेज को सेल कर रहे होंगे, बेच रहे होंगे, राइट, शॉपकीपर्स हैं या जो भी है। तो मार्केट क्या जगह हो गई? मार्केट इज अ प्लेस वेयर 2 parties कैन गैदर। 2 parties का मतलब एक बायर हो गया यानी कि कस्टमर, और एक सेलर हो गया जो सेल कर रहा है, प्रोड्यूसर भी हो सकता है, ठीक है। कैन गैदर का मतलब इकट्ठे हो सकते हैं, टू फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। द पार्टीज इन्वॉल्व्ड आर यूजुअली बायर्स एंड सेलर्स। मैंने बोल दिया 2 parties जो होती है वो कौन सी होती है? बायर्स जो बाय करने जा रहा है, सेलर्स जो वहाँ पर ऑलरेडी हैं या वो भी मार्केट में जाते हैं ऑफकोर्स सुबह को और शाम को वापस आते हैं। वो सेलर्स हैं, वो सेल करने जा रहे हैं कि उनको पता है कि बायर्स जो हैं वो उनको वहाँ मिलने वाले हैं, और बायर्स को भी पता है कि हमें जो सेलर्स हैं वो वहीं मिलने वाले हैं। पहले ऑनलाइन मार्केट नहीं हुआ करता था। आज के टाइम में ऑनलाइन मार्केट इज न्यू अमर्जिंग मार्केट वेयर बायर्स एंड सेलर्स मीट बिग टाइम, और बहुत ज़्यादा
अच्छे स्केल पर शॉपिंग होती है, मार्केटिंग होती है, ठीक है। तो मार्केट हमें समझ आ गया, इट्स अ प्लेस वेयर टू पार्टीज गैदर, जनरली बायर्स एंड सेलर्स, एंड दे सेल द प्रोडक्ट, सेलर्स आर देयर टू सेल द प्रोडक्ट्स, बायर्स आर देयर टू बाय द प्रोडक्ट्स। मार्केट में भी फिजिकली अवेलेबल, लाइक रिटेल आउटलेट होता है हमारे पास, जहाँ पर दुकान, बेसिकली जो दुकान होती है ना, हम रिटेल आउटलेट कहते हैं, जहाँ पर कि डायरेक्ट कस्टमर जाके मार्केट से खरीद रहा है कुछ, वो रिटेल आउटलेट होते हैं, रिटेल। जहाँ से ये बायर्स भी जाकर बड़े अमाउंट में खरीदते हैं, वो होलसेल आउटलेट होते हैं, होलसेल। वो बड़े अमाउंट में, बड़ी क्वांटिटी में एक यूनिट को खरीदेंगे, एक प्रोडक्ट को खरीदेंगे अपनी दुकान में रखने के लिए। लेकिन जो हम जैसे बायर्स हैं रिटेल वाले, वो सिर्फ अपने यूज़ के लिए खरीदते हैं, तो इतनी क्वांटिटी नहीं खरीदते। जैसे दुकानदार होगा कोई, वो भी तो कहीं किसी मार्केट से जाकर लेता होगा ना, तो वो किसी प्रोडक्ट के कम से कम 100 यूनिट अपनी दुकान में रखेगा बेचने के लिए। लेकिन हम अगर जाएंगे तो हम शायद 1 2 3 यूज़ करने के लिए लेकर आ जाएं। तो रिटेल मार्केट छोटे लेवल पे होता है, जहाँ पर क्वांटिटी छोटी होती है। होलसेल मार्केट में ज़्यादातर बायर्स जो होते हैं वो खुद ही फर्दर सेलर्स होते हैं, और वो डायरेक्ट कंजम्पशन नहीं करते, ठीक है। तो हम जो यहाँ पे मार्केट्स पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर हम 2 मार्केट्स पढ़ रहे हैं, बायर्स एंड सेलर्स। और बायर्स जनरली जो है वो डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए जो भी जा रहा है खरीदने, हम उनको बायर मान रहे हैं, ना कि हम अगर खुद खरीद कर जा रहे हैं दूसरे पर्टिकुलर मार्केट में बेचने के लिए प्रोडक्ट, तो हम वो होलसेल मार्केट की बात कर रहे हैं, हम इस मार्केट की बात नहीं कर रहे, रिटेल मार्केट की, ठीक है। तो जो यहाँ पर मार्केट की बात हो रही है वो रिटेल मार्केट, वो रिटेल मार्केट की बात हो रही है, जहाँ पर कि जो कंज्यूमर है, जो बायर है, वो डायरेक्ट कंज्यूम करने के लिए अपने लिए लेके जा रहा है, ठीक है। ओके, मार्केट रिटेल आउटलेट हो सकता है जहाँ पर लोग फेस टू फेस मिलके खरीद सकते हैं चीज़ें, या फिर वर्चुअल मार्केट भी होता है, जो कि वर्चुअल मार्केट मतलब एक्चुअल में तो है मगर हमें दिख नहीं रहा, जैसे ऑनलाइन मार्केट है, हम जाकर नहीं ले रहे हैं, हमने इस प्रोडक्ट को ऑनलाइन देखा, मोबाइल पे देखा, कंप्यूटर में देखा, लैपटॉप में देखा, हमें अच्छा लगा, हमने प्रोडक्ट का प्लेस कर दिया रिक्वेस्ट, और हमें वो प्रोडक्ट डिलीवर भी हो गया घर पे, तो हमें कहीं जाना नहीं पड़ा फिजिकली, बट वो वर्चुअली हो गया, ठीक है। एक्चुअल में है भी नहीं, बट हमें है, और हमारे लिए वो काम भी हो गया, दैट इज कॉल्ड वर्चुअल थिंग। वर्चुअल इज लाइक विच वी कैन नॉट सी और विच वी कैन नॉट टच, फिजिकली जाकर हमने नहीं कुछ किया, ठीक है। The term market also takes on the other forms. For instance, it may refer to the place where securities are traded. Securities market भी होते हैं, जैसे ये जहाँ पे हम शेयर्स मार्केट होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं, या और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी अपना मार्केट लगा के बैठते हैं, और वो पैसे को दे रहे होते हैं, वो पैसे से पैसा कमा रहे होते हैं, इंटरेस्ट पे देना है, या शेयर्स अगर खरीदे जा रहे हैं तो शेयर्स लोग वहाँ पर भी अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। उन्हें बेसिकली कुछ शेयर्स को खरीद के खाना नहीं है, दे आर नॉट कंज्यूमिंग द शेयर्स फॉर ईटिंग और समथिंग और कंज्यूमिंग, बट टू अर्न मोर मनी। तो वो भी होता है एक मार्केट, ठीक है। ट्रेड मार्केट उसको बोलते हैं, या शेयर मार्केट उसको बोलते हैं, जिसके लिए हमें डीमैट अकाउंट भी ओपन करवाना पड़ता है और फिर हम ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं, ये सब होता है। Now, understanding the market technically speaking is a market is any place where 2 or more parties can engage themselves, meet and do the transaction, any economic transaction भी करें। जैसे कि अगर हम इकोनॉमिक लेवल पे बात करें, तो एक इंटरनेशनल मार्केट भी है, जहाँ पे कि हर कंट्री अपना कुछ ना कुछ अगर चाहती है जो उनकी कंट्री में प्रोड्यूस नहीं होता, वो वहाँ पे जाके उससे बाय कर लेती है। जैसे कि अगर हमारे पास कोई एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हम इंडिया में नहीं बना पाते, तो हम उसको क्या करेंगे, बाहर किसी कंट्री जो जिसके पास एक्सेस में होगा और वो रेडी भी है बेचने के लिए प्रॉफिट पे, हम उनके साथ डील साइन कर लेंगे और उनसे वो चीज़ ले लेंगे। तो इंटरनेशनल मार्केट्स भी होते हैं, बट वो मार्केट भी वही चीज़ रहेगी जो ये चीज़ है कि 2 पार्टीज होंगी, एक बायर होगा, एक सेलर होगा। ये चीज़ नहीं हो रहा है, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, छोटे लेवल पे हो या इंटरनेशनल लेवल पे हो या नेशनल लेवल पे हो, पूरी कंट्री में एक ही जगह कोई चीज़ हो रही है, तो वो मार्केट हो गया, ठीक है। मार्केट कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड एज फिजिकल, मैंने बताया आपको, या फिर वो आजकल वर्चुअल भी होते हैं। पहले टाइम में 10 साल पहले तक ऑनलाइन मार्केटिंग को कोई बहुत ज़्यादा नहीं जानता था, और जानता भी था तो ट्रस्ट नहीं था लोगों को, कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करता था 10 साल पहले। लेकिन आजकल आप देखोगे तो अमेजोन इज दी मार्केट लीडर, द ओनर ऑफ अमेजोन, जेफ बेजोस इज द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, और कोई उनके आसपास भी नहीं है रिचनेस में, द काइंड ऑफ वर्थ ही हैज़। ओके, सो अमेजोन ने इतना ज़्यादा वो कर लिया अपने आप को, और लास्ट
5 years में आई वुड से 5 साल पहले शायद अमेजोन से ज़्यादा फ्लिपकार्ट चलता था, या हम और किसी, या 10 साल 7-8 साल पहले की बात करूँ तो शायद हम स्नैपडील को थोड़ा ज़्यादा जानते थे। बट आजकल ये साइट्स जो हैं वो कम हो गई हैं, एंड अमेजोन हैज़ एक्चुअली टेकन ओवर द मार्केट फ्रॉम ऑल ऑफ देम, एंड अमेजोन इज बेसिकली द लार्जेस्ट वर्चुअल मार्केट इन द वर्ल्ड। आप ये लिख सकते हैं बिकॉज दिस इज द लाइव एग्जांपल आप देख रहे हैं। जेफ बेजोस के बारे में थोड़ा डाल सकते हैं इफ यू वांट टू रियली एलैबोरेट अबाउट द वर्चुअल मार्केट और अमेजोन, या आप जितनी भी और अगर वेबसाइट्स हैं जो आप जानते हैं वर्चुअली, आप उनको भी देख सकते हैं कि दीज आर ऑल्सो अ मार्केट प्लेस। महिंद्रा हो गया, जो बॉन्ग हो गया, अमेजोन हो गया, ईबे हो गया, स्नैपडील हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, बहुत सारी हैं और भी, ये शॉप क्लूज हो गया, कितनी सारी कम हैं ये सब कंपनीज। इन्होंने वर्चुअल मार्केट ओपन किया और अच्छा चल भी रहा है इनका। बायर्स और सेलर्स को ये एक प्लेटफॉर्म पर एक साथ लेकर आते हैं, जिनको जो ज़रूरत होती है वो अपने हिसाब से बेचते हैं, जिनको जो ज़रूरत होती है वो अपने हिसाब से खरीदते हैं। बायर्स खरीदते हैं, सेलर्स बेचते हैं, एंड sellers are making profit. Buyers are also happily getting all their demands, whatever they want, what products they want. ठीक है। नाउ टाइप्स ऑफ मार्केट क्या हो, मार्केट के हमने टाइप्स जो हमारे सिलेबस में हम कवर करेंगे वो क्या क्या है, और उन मार्केट के क्या कैटेगोरिकली स्पेशलाइजेशन होता है वो मैं आपको बता रही हूँ। नाउ मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है? मार्केट स्ट्रक्चर रेफर्स टू डिफरेंट मार्केट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिटरमाइन रिलेशंस बिटवीन सेलर्स टू ईच अनदर। ठीक है, सेलर और बायर के बीच की रिलेशनशिप कैसे हैं, वो कुछ हमारे फीचर्स हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या पॉइंट्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं, जिनके बेसिस पर हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि ये इस मार्केट का कैसा स्ट्रक्चर है, मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है। जैसे कि क्या कमोडिटी के बारे में बात हो रही है, कमोडिटी और द आइटम दैट इज सोल्ड एंड द एक्सटेंट ऑफ प्रोडक्शन डिफरेंशिएशन, यानी कि क्या कमोडिटी बेच रहे हैं हम। कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम की बात कर रहे हैं, मार्केट किसका मार्केट। हम जनरली बात करते हैं ना, आईफोन का मार्केट बहुत हाई, जो कस्टमर्स हैं उनके हाई एंड कस्टमर्स होते हैं क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है। तो क्या कमोडिटी हुआ, वो इलेक्ट्रॉनिक कमोडिटी हो गया। ठीक है, हम अदरवाइज किसी और इलेक्ट्रॉनिक कमोडिटी है या कंज्यूमेबल कोई आइटम है, पेरिशेबल प्रोडक्ट है, दूध है सपोज, तो उसका मार्केट ऑब्वियसली बिल्कुल सेम नहीं होगा आईफोन से। वो प्रोडक्ट का जो एक तरह से रखने का कॉस्ट होगा वो भी उन्हें देखना होगा, कितना प्रोड्यूस करना। वी कैन नॉट प्रोड्यूस मिल्क ऐसे ही विदाउट अंडरस्टैंडिंग द सप्लाई या डिमांड कि कितना है, हम सप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि वो पेरिशेबल प्रोडक्ट है, आज नहीं बिका तो कल खराब हो जाएगा। सेम इज द कॉस्ट, सेम इज द प्रॉब्लम विद ऑल दी दोज आइटम्स विच आर पेरिशेबल इन नेचर, चाहे वो पनीर है या दूध के अदर मिल्क प्रोडक्ट्स हैं या वटेवर। सो वी विल हैव टू सी कि व्हाट एग्जैक्टली इज द कमोडिटी, तभी हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का मार्केट स्ट्रक्चर क्या है, कमोडिटी ऑफ द टाइप, कमोडिटी और द आइटम विच वी आर टॉकिंग अबाउट इन द मार्केट to be sold or bought, the ease or difficulty of entering and exiting the market। एक ये भी फैक्टर है कि हम उस पर्टिकुलर मार्केट में एंट्री कितना इजीली हमें मिल जाएगी, एक सेलर को एंट्री कितना इजीली मिल जाएगी। यानी कि सपोज कोई एक दुकान है मार्केट में और मैं भी सपोज उस पर्टिकुलर चीज़ की दुकान लगाना चाहती हूँ, तो क्या मेरे लिए बहुत ईजी है वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बेचना। सेम मार्केट में जाके मुझे शॉप मिल जाएगी, मुझे जगह मिल जाएगी, मुझे बाकी लोग बेचने देंगे नहीं बेचने देंगे, कोई मेरे पास आकर खरीदेगा नहीं खरीदेगा। दैट इज कॉल्ड ईज और डिफिकल्टी। या तो आसानी होगी या मुश्किल होगा इन एंटरिंग और एग्जिटिंग द मार्केट, तो वो भी हमें स्टडी करना पड़ेगा। अगर किसी में ईज है तो दैट इज वो कोई एक मार्केट स्ट्रक्चर होगा, अगर कोई डिफिकल्टी है तो वो कौन सा होगा। मतलब हम कौन सा टाइप्स ऑफ मार्केट जो हम अभी पढ़ने वाले हैं वो इन सब पॉइंट्स पर डिपेंड करता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्केट शेयर फॉर द लार्जेस्ट फर्म। क्या होता है कि मार्केट शेयर, फॉर एग्जांपल अंबानी का अगर हम बात करें, या मैं टेलीकॉम इंडस्ट्री की बात करती हूँ मार्केट की। टेलीकॉम का मतलब हो गया हमारे पास सिम्स हैं, हम सब लोग सिम यूज़ करते हैं मोबाइल फ़ोन्स में, हमारे पास नेटवर्क है, कोई एयरटेल यूज़ करता है, कोई वोडाफोन यूज़ करता है, कोई जियो यूज़ करता है, कोई कुछ करता है। तो ये टेलीकॉम मार्केट हो गया। मार्केट एक ही है, टेलीकॉम मार्केट है। इसमें अब जियो का मार्केट शेयर शायद सबसे ज़्यादा है इन दी वर्ल्ड। जियो इज़ दी थर्ड लार्जेस्ट टेलीकॉम कंपनी जिसमें सबसे ज़्यादा यूज़र्स हैं।
तो मार्केट शेयर लार्जेस्ट जो कंपनी हुई या लार्जेस्ट जो बेसिकली फर्म है उस पर्टिकुलर मार्केट के लिए, टेलीकॉम मार्केट के लिए, सिर्फ टेलीकॉम मार्केट के लिए, तो वो कौन है और उसका कितना मार्केट शेयर है? सारा उसका ही शेयर है या कुछ और लोग भी हैं फर्म्स मार्केट में जो एग्जिस्ट करती हैं? या जैसे अब जियो का एक नया उसका वो आ गया है, मोटो है, वो ये चाहते हैं कि बाकी टेलीकॉम कंपनीज ना रहें, उनका मोनोपोली हो जाए, तो ये एक टाइप ऑफ मार्केट हो जाएगा फ्यूचर में। अभी हम पढ़ेंगे मोनोपोली क्या होता है, प्योर कंपटीशन क्या होता है। तो वो मार्केट कौन सा होगा? प्योर कंपटीशन होगा, मोनोपोली होगा, ओलिगोपोली होगा क्या होगा? ये मार्केट जो टाइप्स हैं या मार्केट स्ट्रक्चर्स हैं, ये इन पॉइंट्स पे डिपेंड करते हैं जो अभी हम पढ़ रहे हैं। ईज हो गया, कितना डिफिकल्टी है, डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, मार्केट शेयर कितना है, नंबर ऑफ कंपनीज कितनी है मार्केट में। अगर मैं टेलीकॉम कंपनीज की बात करूँ तो क्या हमारे पास 1 लाख कंपनीज हैं टेलीकॉम की? नहीं, हमारे पास लिमिटेड कंपनीज हैं जिनको हम शायद नाम, सभी कंपनीज को हम नाम से भी जानते हो। एयरटेल हो गया, वोडाफोन हो गया, ये हो गया, मर्ज हो गए 2 बड़ी बड़ी कंपनीज, तो अब वो भी एक ही हो गया। पहले एयरसेल था, आई थिंक वो भी अब नहीं आ रहा है। जियो एक नया मार्केट में एक तरह से न्यू मार्केट और बिग प्लेयर बन के आया है मार्केट में। तो एंट्री इसकी कितना इजी रही होगी या कितना डिफिकल्ट रही होगी, ये उन्हीं को पता है, हमें नहीं पता कि उन्होंने कितना अच्छे से अपने आप को कैसे इस्टेब्लिश किया है मार्केट में, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी एयरटेल जैसे बड़े बड़े यूजर्स थे, राइट। तो कितने नंबर ऑफ कंपनीज है मार्केट में, ये भी डिफाइन करता है मार्केट स्ट्रक्चर क्या है। नंबर ऑफ कंपनीज बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ बायर्स एंड हाउ दे वर्क विथ एंड अगेंस्ट द सेलर्स टू डिक्टेट द प्राइसिंग क्वांटिटी। नंबर ऑफ बायर्स मतलब कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में बिक रहा है तो उसको खरीद कितने लोग रहे हैं? एक ही आदमी खरीद रहा है या 1 करोड़ आदमी खरीद रहे हैं? कितने बायर्स हैं उसके, और वो किस तरह से काम करते हैं, और प्रोडक्ट का नेचर क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें शायद रह गया है। नेचर ऑफ प्रोडक्ट क्या है? नेचर ऑफ प्रोडक्ट में ऐसा भी होता है कि कोई एक नेचर प्रोडक्ट का ऐसा है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वो हमारी लाइफ में। ज़रूरत है, अगर हमारे पास पैसा एक्स्ट्रा होगा तो हम लेंगे, लेकिन ज़रूरत नहीं है तो शायद हम नहीं भी लेंगे। तो उसके हिसाब से नंबर ऑफ बायर्स कितने रहेंगे मार्केट में, वो नेचर ऑफ प्रोडक्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है। देर आर सम पीपल हु वुड रियली वॉन्ट टू गो टू बाय रोटी फर्स्ट and then later on if they will have some money, extra money or saving or something, then they will go for some luxury product. लेकिन there are few people in the market जिनके लिए luxury product शायद बहुत ज़्यादा ऊपर होता है और वो उसको शायद प्रेफरेंस ज़्यादा देकर भी खरीदना चाहते हैं। सो नंबर ऑफ बायर्स कितने हैं और वो किस तरह से मार्केट में खरीद पा रहे हैं चीज़ों को, एट व्हाट प्राइस खरीद पा रहे हैं, ये भी हेल्प करता है मार्केट स्ट्रक्चर को डिनोट करने में कि कौन सा मार्केट स्ट्रक्चर की बात हम कर रहे हैं। ठीक है। एंड रिलेशनशिप बिटवीन सेलर्स के बीच में रिलेशनशिप कैसा है? सेलर्स के बीच में रिलेशनशिप हमेशा कंपटीशन वाला होता है, कंपटीशन रहेगा। एयरटेल ये प्लान इतने में दे रहा है तो अंबानी जो है या जियो जो है, लेट्स टॉक अबाउट नॉट अंबानी बट अगर हम एयरटेल की बात कर रहे हैं तो हम जियो बात करते हैं, तो वो कितने में प्लान देगा? तो इन लोगों के बीच में कंपटीशन रहता है कि एयरटेल ने इतने में दिया, अच्छा मैं इस प्लान को इससे कम में दे सकता हूँ क्या, तो वो शायद उस प्लान को और चीपर रेट पर करें। तो रिलेशनशिप बिटवीन दी सेलर्स कैसा है? कंपटीशन वाला है या वो लोग मिलकर कोई भी स्ट्रैटेजी बनाते हैं? कुछ ऐसे भी मार्केट में होते हैं सेलर्स कि वो क्या करते हैं कि हम ये जैसा छोटा सा कोई मार्केट देखेंगे, लोकल मार्केट, तो उसमें क्या करते हैं सेलर्स जो है अपना एक वो बना लेते हैं, मतलब मिसकोट कर एक टीम बना लेते हैं कि हम यहाँ पर इस मार्केट में ये चीज़ इससे सस्ती नहीं बेचेंगे, तो यही रेट हो जाएगा मार्केट का। कि हमने सपोज एक फर्नीचर मार्केट है, उसमें ये इस काइंड ऑफ सोफे को हम 10,000 से नीचे कोई नहीं बेचेगा, तू भी नहीं बेचना, मैं भी नहीं बेचूंगा, कोई नहीं बेचेगा। बाय सेलर, हम सारे सेलर्स ने ये डिसाइड कर लिया है। अब बायर्स आएंगे तो वो हमारी दुकानों में इधर उधर कहीं ना कहीं घूमेंगे और यहीं से लेके जाएंगे और प्रोडक्ट का प्राइस हम नहीं कम करेंगे, कोई नहीं करेगा। तो ये रिलेशनशिप भी होता है सेलर्स के बीच में। लेकिन अगर वो बहुत बड़े लेवल पे है तो फिर लोग कॉम्पिटिशन से जीतते हैं, वहाँ पे वो देखते हैं कि हम कितना प्राइस कम करके सर्वाइव करने की कोशिश कर सकते हैं या कितने कम प्रॉफिट में काम कर सकते हैं, या कुछ लोग लॉसेस में भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे कि जियो इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दैट। उन्होंने मार्केट में जब लॉन्च की थी सिम्स तो सब कुछ फ्री दिया था। ऐसा पॉसिबल है कि कोई भी सर्विस फ्री में दी जाए? फ्री में कुछ भी नहीं मिल सकता, बट हमें मिला फ्री में, हमको सिम्स भी मिली है, फ्री में हमको डेटा भी बहुत अच्छे से मिला है, बहुत अच्छी स्पीड का भी डेटा मिला है,
और उन्होंने उस चीज से अब नंबर जो भी है अपना नंबर ऑफ बायर्स को बढ़ा दिया। उनका जो भी मोटो रहा हो, इनिशियली लॉस बेयर करने का मोटो था या जो भी था प्लान उनका, और उसके हिसाब से उन्होंने जो भी कस्टमर्स थे जो ऑलरेडी एयरटेल और वोडाफोन उनके यूजर्स थे उनको खींच के अपनी तरफ ले गए। हम सबके पास जियो सिम उस टाइम पर था जब लॉन्च हुआ था फ्री में, राइट। तो रिलेशनशिप सेलर्स के बीच में कैसा है, ये जो रिलेशनशिप हो, ये कंपटीशन वाला रिलेशनशिप हो, एक तरह से राइवल्स का रिलेशनशिप हो। राइवल का मतलब एक दूसरे को अपने आप से कॉम्पिटिटर समझना, और कंपटीशन में थोड़ा सा दुश्मन भी समझना कि वो मेरे से ज्यादा ना कमा ले, मैं ज्यादा कमाऊं। दैट इज व्हाट द रिलेशनशिप बिटवीन द सेलर्स आर। ये सारे पॉइंट्स अगर हम स्टडी करते हैं कि किसी मार्केट में ये क्या है और कैसे हैं, तो हम मार्केट स्ट्रक्चर कैसा है उसका अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, मुझे 2 मिनट दो, मैं आपकी अटेंडेंस क्लिक कर लेती हूँ। ऑल्दो मैंने कर ली थी, बट कुछ लोगों ने भी ज्वाइन करा है, 3-4 लोगों ने, तो मैं उन सबका भी क्लिक कर लेती हूँ, फिर हम लोग बात करते हैं 2-4 मिनट। बोर करने लग रहा है आप लोगों को ये टॉपिक? क्लियर हो रहा है सभी को? इट इज वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक्स वी हैव। मार्केट्स, और मार्केट्स में कौन कौन से मार्केट होते हैं, ये आप रियल टाइम अपने आसपास जो हमारे मार्केट्स हैं उनसे भी स्टडी करके अंदाजा लगा सकते हैं। ओके, आई हैव क्लिक द अटेंडेंस नाउ। तो पहला जो इसमें है वो है प्योर कंपटीशन। प्योर कंपटीशन एक मार्केट मतलब स्ट्रक्चर हुआ या टाइप ऑफ मार्केट हुआ। हम 4 बेसिकली पढ़ेंगे, हमारे सिलेबस के हिसाब से 4 हैं। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनोपोली, प्योर कंपटीशन और ओलिगोपोली। ये 4 हैं, ठीक है। ये 4 ही मार्केट स्ट्रक्चर्स हम पढ़ने वाले हैं। तो इसमें पहला है प्योर कंपटीशन। प्योर कंपटीशन में क्या हो रहा है, जो हमने ये सारे पॉइंट्स अभी ये वाले पढ़े हैं, जो डिफाइन कर रहे हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर किस टाइप का है, इनके बेसिस पे डिफाइन करके पता चल रहा है मार्केट स्ट्रक्चर कौन सा। प्योर कंपटीशन में क्या होता है, परफेक्ट कंपटीशन है, कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है, कोई भी, कितने भी मार्केट में सेलर्स आ सकते हैं। मुझे एक दुकान लगानी, मैंने भी अपनी एक दुकान लगा ली, 10 लोग और दुकान लगा के बैठे हैं, वो भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, अपनी मर्जी से जिस प्राइस पे बेचना चाहते हैं वो बेच रहे हैं। मतलब दिस इज व्हाट इट इज प्योर और दी परफेक्ट कंपटीशन। जैसे कि नाम से ही सजेस्ट हो रहा है कि परफेक्ट कंपटीशन है, तुम भी यहाँ पर हो, मैं भी यहाँ पे हूँ एज ए सेलर मार्केट में, तुम भी एक सेम प्रोडक्ट बेच रहे हो, मैं भी एक सेम प्रोडक्ट बेच, शायद क्वालिटी में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, या हम 10 क्वालिटी रख रहे हैं, 10 प्राइसेस पे रख रहे हैं। बट इस मार्केट स्ट्रक्चर में क्या होता है, दिस मार्केट स्ट्रक्चर इज डिफाइंड बाय द लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल फर्म्स, यानी कि बहुत सारे सेलर्स हैं, और कौन है वो, स्मॉल फर्म्स हैं। लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल फर्म्स कंपीटिंग अगेंस्ट ईच अदर। मतलब कंपटीशन बिल्कुल प्योर है कि तुम भी आ जाओ, हम भी आ रहे हैं, हम भी बेच रहे हैं, तुम भी बेचो, एंड जिस प्राइस, जितना कम प्राइस पे तुम बेच सकते हो तुम बेच लो, जिस पर हम बेच पाएंगे हम उस पर बेचेंगे। यहाँ पर नेगोशिएशंस भी बहुत चलते हैं इस मार्केट में, कि सेलर ने बोला अरे भैया 100 का नहीं, मुझे 80 का दे दो, तो वो भी चल जाता है। अगर मार्केट, उसको लगता है सेलर को मैं 80 में भी सर्वाइव कर पा रहा हूँ, इसको बेचकर मेरे को प्रॉफिट 10 रुपये 20 रुपये का हो रहा है और वो मेरे लिए ठीक है, तो लोग बेच भी देते हैं। जैसे हमने दिल्ली के छोटे मोटे मार्केट्स हैं बहुत सारे, नॉट छोटे मोटे मार्केट तो बहुत बड़े हैं, बट वहाँ पर जो सेलर्स हैं वो छोटे छोटे हैं, तो वहाँ पर बहुत सारे नेगोशिएशंस भी चलती हैं और ये सब काम होते हैं। तो वो प्योर कंपटीशन हो गया। हर आदमी अपनी मर्जी का प्रोडक्ट बेच रहा है, अपनी मर्जी की क्वांटिटी पर बेच रहा है, और अपनी मर्जी के प्राइस पर भी बेच रहा है। वहाँ पर कोई उस रूल नहीं है उस मार्केट में एंटर करने के बाद कि ये प्रोडक्ट इतने का ही बेचेगा, कोई इससे कम में नहीं बेचेगा या इससे ज़्यादा में भी नहीं बेचेगा। बहुत बार क्या करते हैं, सेलर ही आइडेंटिफाई कर लेता है कि कस्टमर कैसा है, बहुत रिच है, या वो पैसा ज़्यादा देने के लिए तैयार हो जाएगा, या मैं उसको बेवकूफ़ बना के इस प्रोडक्ट को और महंगा बेच दूंगा 2-4 तारीफें करके, तो वो महंगा भी बेच सकता है। एक प्रोडक्ट में उसने बहुत ज़्यादा पैसा, 100 रुपये की चीज़ थी उसने 200 में बेच दी किसी एक कस्टमर को, बहुत पैसा कमा लिया, तो आगे वो 2-3 प्रोडक्ट्स जो हैं वो कम पर भी बेचेगा तो चल जाएगा। तो प्योर कंपटीशन इसको कहते हैं। कंटिन्यू मैं कल से करूंगी इस पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ मार्केट सेक्टर्स को, मैं कंटिन्यू करके कल में एक लेक्चर में कंप्लीट कर दूंगी ये, होपफुली। फीचर्स एंड ऑल दोस थिंग्स अगर आप चाहें तो और ज़्यादा आपको गूगल पे भी मिल जाएगा, या अगर मैं कर पाई तो मैं भी वो करके आपको नोट्स दे दूंगी। तो टाइप्स ऑफ मार्केट, आपका एक ही क्वेश्चन आएगा, आप सभी को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे तो वो लॉन्ग आंसर वैसे भी बन जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं कल कंटिन्यू करती हूँ, ये टॉपिक कल कवर हो जाएगा, असाइनमेंट मैं आपको आज दे दूंगी, ओके।
Thank you so much. Bye-bye.